नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 8 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें डिस्कस करना है, तो देखो हमने डिस्कस किया था कि 1 से 7 तारीख तक जो है 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि ख़त्म हो गया। और आज है 8 तारीख, तो ये वीक जो है एंड हो गया। 2 तारीख को जो है सेलिब्रेट किया गया था एंग्लो इंडियन डे। 6 तारीख इज़ हिरोशिमा एंड लैंडलॉक कंट्रीज डे है। एंड नेक्स्ट जो है वो है 7 तारीख को नेशनल हैंडलूम डे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 12th नेशनल हैंडलूम डे जो है सेलिब्रेट किया गया। बहुत ज़्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो हैंडलूम डे है ये 7 अगस्त ही क्यों चुना गया, क्योंकि जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो 7 अगस्त को ही किया गया था, उसके बिहाफ पे ये मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद हमने देखा था नागासाकी और हिरोशिमा के लिए जो हमने डिस्कस किया। पहले हिरोशिमा पहले, बाद में नागासाकी, तो जहाँ एटम बम गिरा था अमेरिका के द्वारा। इंडिजिनस पीपल डे भी मनाया जाता है 9 तारीख को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 9 तारीख को जो है वो देखो, ऐसे तो 8 तारीख को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, राइट। लेकिन 9 तारीख से जो है वो लॉन्च, मतलब 8 तारीख को घोषणा की गई थी और 9 तारीख से जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया था ऑन रोड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे अभी। और 10 तारीख को जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं जो हमारा न्यूज़ है। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल समझते हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं CP राधाकृष्णन, पहले ये गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे? झारखंड के गवर्नर थे। और झारखंड में भी ह्यूमन क्राइम मचा हुआ है JPSC के पेपर को लेकर के, जो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, JPSC JSSC वाला इशू वहाँ पे चल रहा है, जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। और तो ये पहले वहाँ के गवर्नर थे, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये जो है ना विजिट करने जा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे 8 तारीख और 9 तारीख को। और 8 तारीख 9 तारीख एज वी हैड डिस्कस की बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की हिस्ट्री के हिसाब से। देखो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ है, पर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, MCQs कैसे बनेंगे, वही हमें डिस्कस करना है। बिकॉज हमने डिस्कस करना ही है जो है करंट अफेयर विद द हेल्प ऑफ MCQs, राइट। तो करंट अफेयर्स में यही तो है, करंट न्यूज़ तो यही है, बट कैसे बनेंगे क्वेश्चन। तो देखिए, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इनका जो मूवमेंट होने वाला 8-9 तारीख को कहाँ कहाँ होने वाला है। ये जाएंगे पहले श्री विजयपुरम, वहाँ पे जा कर के फिर ये मिलेंगे वहाँ के जो मतलब जो मार्टर्स के कॉलम्स है उनको समझेंगे, पढ़ेंगे। और वहाँ पे जो स्वतंत्रता ज्योति जल रही है वहाँ विज़िट करेंगे। सावरकर सेल में विज़िट करेंगे जहाँ पे सावरकर जी को रखा गया था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो होगा वो हर घर तिरंगा जो मिशन है, अभियान है, उसके तहत ये जो है वो मूवमेंट इनका होगा। फिर अगेन श्री विजयपुरम में, और फिर ये वहाँ से जाएंगे ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम कौन सा? डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पे ये मूव करेंगे। तो ये तो न्यूज़ है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो थोड़ी सी बात करते हैं एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे अगर इस तरह का न्यूज़ होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेलुलर जेल जो है, नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल जो है वो कहाँ स्थित है। तो आंसर क्या है? श्री विजयपुरम। अब ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि श्री विजयपुरम, कोई बच्चा ऐसा होगा जो पहली बार सुना होगा श्री विजयपुरम है क्या, कौन सी जगह है। तो देखो, जो पोर्ट ब्लेयर है ना उसको पहले श्री विजयपुरम ही कहते थे, और जो सेलुलर नेशनल जेल है वो यहाँ श्री विजयपुरम में ही था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में 1941 के टाइम में अंग्रेज यहाँ से हटे हैं। थोड़ा सा वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ का भी इशू था, प्राकृतिक आपदा बराबर आती थी वहाँ पे। वीर सावरकर सेल कहाँ पे स्थित है, तो ये क्वेश्चन है। तो वीर सावरकर जो सेल है जहाँ पे सावरकर जी को रखा गया था वो है साउथ अंडमान लैंड में। और देखो, जो साउथ अंडमान जो लैंड है वही पूरा का पूरा सेलुलर जेल मेमोरियल वहीं पे स्थित है। वहीं के एक सेल में जो है सावरकर जी को रखा गया था, साउथ अंडमान, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? श्री विजयपुरम। तो ये याद रखना है आपको। 3-4 MCQ बन गए अपने। फिर यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो है, जिसको DBRAIT जो है शॉर्ट में कहते हैं। तो ये देखो, ये कहाँ पे है? अगेन ये श्री विजयपुरम में है, यानी कि अंडमान एंड जो हमारा निकोबार आइलैंड है वहाँ है, बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है वो पहले का उसका नाम क्या था, पुराना नाम क्या है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप है उसका पुराना नाम क्या है, तो आंसर क्या है? रोज़ आइलैंड। देखो, रोज़ आइलैंड का नाम जो है एक्चुअली में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहा किया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी हमारे, उनको भी जापान जो है ना, जापान ने ये आइलैंड गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये एक तरह से
जो है नेताजी को गिफ्ट किया गया था जापान के द्वारा। जापान की भूमि थी ये अंडमान और निकोबार वाला एरिया। और उसके बाद चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब हार गया जापान, अब हिरोशिमा और नागासाकी जैसा एपिसोड हो गया, उसके बाद जो जापान है उसने अपने समर्थन खींच लिया। जब ये जो हमारी आज़ाद हिंद फौज थी ये अकेले पड़ गई और फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी आज तक उनके बारे में कुछ सही से गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर नहीं किया गया। तो देखो फिर जो एरिया जो इनके अंदर में था वो सब ब्रिटिश के अंदर में चला गया और वहीं से फिर अंडमान और निकोबार नाम हुआ। ऐसे उसका नाम पहले कुछ अलग था और अभी 2018 में हम देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रखा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1941 तक अंग्रेज यहीं पे थे और उसके बाद वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे बराबर अर्थक्वेक है ना, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती थी, तो इस कारण से शिफ्ट करना पड़ गया। नेक्स्ट देखो मैंने जैसे कि पहले बताया कि 8 तारीख को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए घोषणा की गई थी और 9 तारीख से जो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। मतलब लोग जो है सड़कों पे आ चुके थे भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी की एक बात से। तो यहाँ पे ये है हमारी जो पार्लियामेंट है आज के डेट में करंटली पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट को आपको पता होगा कि हमारा सेशन चल रहा है। जो हमारे सेशन में ये बात कही गई है कि 9 अगस्त को जो है वो 84th एनिवर्सरी है इसकी हिस्टोरिकली जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यानी भारत छोड़ो आंदोलन है उसका। तो 9 अगस्त 1942 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और यहीं पे नारा दिया गया था डू एंड डाई का, ठीक है, तो डू और डाई। तो ये महात्मा गांधी का नारा था, इसी टाइम पे ये आया था। वैसे देखिए कहने वाले एनालिसिस करने वाले जो है विवेचना करने वाले कहते हैं कि महात्मा गांधी तो हमेशा अहिंसा के पुजारी थे, बट एट दी एक पॉइंट ऐसा आता है ड्यूरिंग उनका जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है या पूरा करियर का संघर्ष है उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे उन्हें डाई की बात करनी पड़ती है। हालांकि महात्मा गांधी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो अहिंसावादी थे क्योंकि डाई की बात उन्होंने कई बार कही है, ठीक है। डाई की बात जो है मरने की बात, मतलब दूसरे को नहीं मार सकते तो खुद को मार लो, ऐसा उन्होंने कई बार जो है अपना व्याख्यान दिया है। जिसमें आपको याद होगा कि जब बंगाल के अंदर जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तो वहाँ पे जब महिलाओं के साथ जब अत्याचार हो रहा था तो फिर महिलाओं को महात्मा गांधी का ये खुला एक मतलब कहना था कि आप अपने ऊपर अत्याचार नहीं रोक सकते तो आप जो है सांस रोक करके अपना जान दे दीजिए, इससे आप बच सकते हैं, राइट। तो महात्मा गांधी ने मारने की बात तो नहीं करी कभी किसी को, लेकिन खुद को मारने की बात की है। तो खुद को मारना भी एक अहिंसा का ही रूप है। मैं यहाँ पे महात्मा गांधी की विवेचना नहीं कर रही हूँ, बट जो पॉइंट्स है वो आपके विवेक के ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप इसे क्या समझते हैं, क्या जज करते हैं। नेक्स्ट है 84th एनिवर्सरी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की 2026 में अब जो है मनाई जा रही है और ये स्टार्ट हुई थी 1942 में, जैसे कि हम डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, कौन से स्थान से हुआ था, प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लेस पूछा जाता है एग्जाम में। देखो ये जो है ना आंदोलन मुंबई से लॉन्च हुआ था। मुंबई में जो है वहाँ पे देखो जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चूँकि वहाँ पे पारसी समुदाय के द्वारा एक टैंक बनाया गया था, वहाँ पे जो ग्वाले होते थे तो वो अपनी जो है गायों को भैंसों को वहाँ पे धोते थे, तो इसलिए उसको ग्वालियर टैंक मैदान कहते थे। आज के डेट में उसको अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। तो ये भी VVI इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चूँकि जब उसका साइड से फैक्ट मालूम चल जाता है तो चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। तो आप किसी को ग्वालियर टैंक याद करने में दिक्कत नहीं होगी जब आप ग्वाला से ग्वालिया को रिलेट कर लोगे और टैंक मैदान याद रखोगे। पीछे का बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया। और देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो हमारा न्यूज़ है वो है 77th जो है महोत्सव मनाया गया है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे जो थे वो हरियाणा में 77 वन महोत्सव सेलिब्रेट किए हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हरियाणा के से। देखो ये एक छोटा सा एक न्यूज़ है बस कि 77 वन महोत्सव जो है वो हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया। तो MCQs कैसे आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़े से यहाँ पे देख लेते हैं। जो वहाँ के CM है नायब सिंह सैनी वो प्रेजेंट थे। ऑब्वियस सी बात है जब महोत्सव है तो प्रेजेंट ही होंगे। और जो श्री हमारे भूपेंद्र यादव हैं वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। अभी ये मैंने आपको बताया था कि 101 रामसार साइट्स जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में हुए हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसार साइट है और पूरे भारत का 101 नंबर का रामसार साइट्स है, ठीक है। तो अभी जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा ही यहाँ पे भी ये चीज़ को डिस्कस किया गया। साथ ही साथ जो हरियाणा है वहाँ की जो अरावली रेंज को लेकर के जो प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है कि अरावली को बचाना है। साथ ही साथ जो एयर पोल्यूशन है उसमें कैसे हरियाणा की जो सरकार है वो कार्य कर रही है। तो इन सब चीज़ों की बहुत जो है वहाँ पर डिस्कशन की गई। थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे
आएंगे तो देखो जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जो इन्वायरमेंट के, भूपेंद्र यादव प्रेजेंट थे कौन से राज्य में जहाँ पे 77 वन महोत्सव चला? आंसर है हरियाणा। अभी मैंने डिस्कस किया, हरियाणा के मानेसर में ये काम जो है हुआ था, 77 वन महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया गया हरियाणा के अंदर। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव वहाँ पे प्रेजेंट थे विद जो वहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चूँकि इन्वायरमेंट से डिस्कस करें इसलिए हरियाणा की इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। नंबर 1 है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम में है, दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है। तो ये VVI इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में कुल कितने वन्य अभ्यारण्य हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या हरियाणा में कितनी है? 8। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है हरियाणा में? 8, जबकि नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 2, है ना। तो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है बिंदवास, दूसरा है कालेसर, फिर नाहर, वीर, शिकारगढ़, फिर यहाँ पे शिकारगढ़ और खापरवास, अबूब शहर और छिछला और खोलहाई रैतेन। तो याद रखना है आपको, नाम थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नेम है, थोड़ी हंसी भी आ सकती है बट कोई हंसने की बात नहीं, बस याद रखना है भिंडवासा, कालेसर, नाहर, वीर, शिकारगढ़, खापरवास, अबूब शहर, छिलछिला और खोलहाई रैतिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाम स्पेसिफिकली हरियाणा से हैं या आस नियर बाई हैं और एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ की GD PCS या किसी भी तरह की जो भी एग्ज़ाम है आप देते हैं ग्रुप A से लेकर ग्रुप D तक के, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हरियाणा से बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो यमुना रिवर याद रखना है, बाउंड्री बनाती है हरियाणा के बीच में। ठीक है, तो यमुना रिवर जो है ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है हरियाणा में और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर भी है वहाँ पे। नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हथनीकुंड बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग ये क्वेश्चन। तो कौन से नदी पे हथनीकुंड बैराज जो डैम है वो बना हुआ है? तो वो भी यमुना नदी पे बना हुआ है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये ओल्ड जो है, आप देखो यहाँ पे तेज वाला बैराज जो है, ओल्ड तेज वाला बैराज जो वहाँ पे पहले था उसको रिप्लेस किया था ये हथनीकुंज। और ये वेस्टर्न यमुना कैनाल एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल जो है इन दोनों को ही ये वाटर सप्लाई करता है। तो ठीक है, बट मेन चीज़ आपको याद रखना है हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पे है? तो यमुना नदी पे है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट ये न्यूज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग MCQ के हेल्प से सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो जो न्यूज़ है वो यही है कि जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के एक क्वेश्चन का आंसर में जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर प्रकाश डाला। तो मेनली जो बात थी वो थी आपकी जो USBRL प्रोजेक्ट है उसके विषय में। USBRL प्रोजेक्ट मतलब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि 272 किलोमीटर का है। और एक बात याद रखना है कि ये उधमपुर जो वहाँ की एरिया है, उधमपुर, फिर राइस और रामबन, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, ठीक है, बदगाम, बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ी बात करेंगे तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड का नमूना है ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हिमालय के बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन एरिया में ये बनाया गया है और ये जियोलॉजिकली भी सरप्राइज़ करने वाला चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था रेलवे का अपने आप में। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो भारत में है। कौन सी नदी पे है ये भी याद रखना है, चेनाब रिवर पर है और जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्रिज है ये ब्रिज 1315 मीटर लंबा है, तो ये इंपॉर्टेंट है लंबाई इसकी। आर्क का जो स्पेन है, जो आर्क बना हुआ है वो आर्क जो है 467 मीटर जो है वो उसकी हाइट है और 359 मीटर जो है वो आपकी रिवर बेड से ऊपर है ये, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और ये जो है कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। 215 किलोमीटर की हम बात कर रहे थे, तो ये रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। रोड कनेक्टिविटी भी इसके कारण अच्छे से हो पाती है, लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन पॉइंट है ना कि जब कनेक्टिविटी होगी तो पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा। और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि ये ट्रेवल टाइम जो है 3 घंटे रिड्यूस करता है। कहाँ से कहाँ तक? कतरा से लेकर के श्रीनगर तक। तो जो भी श्री वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ उनके लिए बहुत ईजी पड़ जाता है इसके कारण।
थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो USBRL जो परियोजना है इसकी लंबाई कितनी है, तो 272। इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही कर लो यार, क्योंकि ये पूछा जाएगा। और फुल फॉर्म याद रख लेना है, दैट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, चलिए, तो 272 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम बात करें, ये विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल है और ये कहाँ बनी है, चेनाब रिवर पर बनी है। मैंने आपको भी बताया, चेनाब रिवर पर ये जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में बनी हुई है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितनी मीटर की इसकी लंबाई है इस पुल की चेनाब रिवर में, तो 1315 मीटर। ठीक है, तो याद रखना है, इसका जो आर्क स्पेन है वो है 467 मीटर और जो है 359 मीटर जो है ये रिवर बेड से इसकी ऊंचाई है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, ये कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, बट इस आर्टिकल में मेन चीज़ जो है वो यही है कि जो प्राइसिंग हमारी होती है ड्रग की, जो नेसेसरी ड्रग होते हैं हमारे, तो वो किस प्राइस पे होती है, कब उसका प्राइस बदलता है, किस पे वो काउंट होती है। तो याद रखना है, ये WPI पे काउंट होती है, होलसेल प्राइस पे। और ये जो ड्रग होते हैं हमारे, जो इंपॉर्टेंट है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो ड्रग है वो रेगुलेट करते हैं प्राइस को। और ये हम थोड़ी सी इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ MCQ। तो सबसे पहले है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसको कौन पब्लिश करता है, तो आंसर क्या आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए, याद रखना है इसको। और उसके बाद हम बात करेंगे भारत में दवाओं की जो कीमत होती है, ये कौन से नियम के तहत जो है इसका प्रावधान किया जाता है। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, ठीक है, DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत ये प्राइस कंट्रोल होती है। और किस पे होती है, काउंट WPI पे होती है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ये काउंट होती है। नेक्स्ट है सीलिंग प्राइस के बारे में, अभी मैंने बता ही दिया आपको। सीलिंग प्राइस जो होती है दवाओं की, वो किस पे सूचांक पे आधारित होती है, तो ये जो है WPI जो सूचांक होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पे काउंट होती है। थोड़ी सी हम हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं जो इसी से संबंधित है, यानी कि ड्रग से संबंधित है। देखो, PMBJP, यानी वो मत समझ लेना कि PM + BJP मतलब पार्टी और PM, नहीं, एक्चुअली इट्स प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ठीक है, तो ये जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय का नाम हो गया, ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया। तो इसके अंदर ये जो है हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में इस पर सवाल पूछा गया कि किस तरह से कार्य चल रहा है और कितने जो जन औषधि केंद्र है वो वर्क कर रहे हैं। देखो, जब मोदी जी का वो JNG वाला वीडियो वायरल हुआ था ना, उसमें मोदी जी का ग्लो देख करके एक अचानक से जो सैलिसिलिक एसिड का 2% सैलिसिलिक एसिड का जो फेस वॉश है वो ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, और मतलब उस पर काफ़ी रील्स और कंटेंट बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि मोदी जी का जो ग्लो है वो बताया जा रहा है कि ये जो जन औषधि केंद्र में जो फेस वॉश मिलता है, सैलिसिलिक एसिड 2% उसमें होता है, तो उसका यूज़ किया जा रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है, ये पहले से ही 1-2 साल पहले से ही वहाँ पे मिल रहा है, बट अभी ये वायरल चल रहा है। तो देखो, PLI स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है आपको बताने के लिए कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, उसमें भी PLI स्कीम चल रही है। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब कोई भी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो आप दवाई बनाइए, दवाई बना के बेचिए, आपका खपत अगर बढ़ता है, यानी मार्केट में आपकी डिमांड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको जो है गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी ताकि आप और प्रोडक्शन बढ़ाएं और आपका जो है सामान मार्केट में बिके। तो सामान मार्केट में बिकेगा कब, जब उसकी जो है मतलब गुडविल वो मार्केट में क्रिएट कर पाएगा, मतलब उसकी जो फीडबैक है या जो अच्छा वर्क वो कर रहा है, तभी वो आपको ऑर्डर मिलेगा, यानी जनता को सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो आपको ऑर्डर मिलेगा। जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप ज़्यादा माल बनाओगे, उसके लिए आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब जो है इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है PLI स्कीम है, ऐसी इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए PLI किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि 9th जो है एडिशन होने वाला था विज्ञान भवन में दिल्ली में, किस चीज़ का, जो मेडिकल डिवाइसेस है ना, तो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको भारत में बनाए अच्छा कुछ हो सके, उसके लिए 9th एडिशन मीटिंग चल रही थी हमारे भारत के दिल्ली के जो विज्ञान भवन है वहाँ पे। इस मीटिंग में कौन थे, श्री मनोज जोशी जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के, तो नाम याद रखना है क्योंकि छोटे मोटे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। राजीव सिंह रघुवंशी जो है वो DCGI हैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये तो नाम याद ही रखना है आपको। और श्री तुषार शर्मा जो है
ये चेयरमैन है फ़िक्की के मेडिकल डिवाइसेस कमेटी के, है ना। तो मैंने बताया था आपको फ़िक्की के बारे में, फ़िक्की 1927 में बनी थी। फ़िक्की का काम क्या है मैंने आपसे करंट अफेयर में डिस्कस किया है। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ बहुत है और बहुत मैं चाहती हूँ कि छोटे से वीडियो में इसको कंपाइल करूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ये भारत के अंदर एपेक्स बॉडी है, रिसर्च करती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ इनका MOU साइन हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CCRAS का MOU हुआ है BIS के साथ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि BIS जो है स्टैंडर्ड का काम करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये, तो ये जो हमारी रिसर्च की जो विंग्स है ना, स्पेसिफिकली जो आयुर्वेदिक रिसर्च के जो विंग्स है उनके साथ मिलकर के ये क्या काम करेगी, ये ना एक्चुअली में आयुष सेक्टर में जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, रिसर्च कैसा हो रहा है, काम कैसी हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी है, उनको ये एक तरह से स्टैंडर्डाइज करेगी, है ना। मतलब कुछ रैंक जारी करेगी, कुछ मार्क जारी करेगी, जिससे ये मालूम चल जाएगा जनता को कि हाँ इस मार्क का है तो ये अच्छा होगा, है ना। ये हॉस्पिटल हो या ड्रग हो या कुछ भी अलग पॉइंट्स हो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल प्लम, ठीक है, NMEO-OP। तो अब ये क्या है एक्चुअली में, जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला तेल है, स्पेसिफिकली प्लम ऑयल जो होता है वो हम लोग परचेज करते हैं, भारत जो है परचेज करता है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें जो राज्य हैं वो अपने राज्य के अंदर इसकी खेती करेंगे, पाम ऑयल जिसको हम कहते हैं, तो वो बनाने की, एडिबल ऑयल उगाने की खेती करेंगे, या कोई भी ऑयल सीड्स जो है अपने राज्य के अंदर उगा करके गवर्नमेंट से, भारत सरकार से अच्छी धनराशि ले सकते हैं। तो एक तरह से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2024 में, ठीक है, 24-25 में, और इसका टाइम पीरियड रखा गया था 2030-31, ताकि डोमेस्टिक जो हमारी जो तेल की खपत है, एडिबल ऑयल की खपत है, उसे हम पूरा कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा है वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैम्पियनशिप, इंडिया के जो मोहम्मद अशफाक हैं उन्होंने जीत लिया है। एक्चुअली ये रेसलर है, तो यहाँ पे मोहम्मद अशफाक के द्वारा अमेरिका के अंदर USA में U20 मतलब 20 साल के एज की जो रेस थी 400 मीटर की, उसमें इन्होंने मेन सिंगल में क्वालिफाई करके सेमीफाइनल राउंड में चले गए। और नेक्स्ट जो है वो हमारे ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा, वो जीत चुके हैं टाइटल, ठीक है, पहले से वो ग्रैंड मास्टर तो है ही, और ये जीत चुके हैं टाइटल जो है वो आपके सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिज टाइटल USA का है। ये एक गेम जिसमें इन्होंने ये टाइटल को ब्रेक किया है। उज्बेकिस्तान के जो ग्रैंड मास्टर हैं तो उनको हरा करके जेवोखिर सिंडावोर, ठीक है, तो ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नेम नहीं है, बट जो है उज्बेकिस्तान को हरा करके इन्होंने अपने नाम ये खिताब हासिल किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट में। और ये था हमारा डिस्कशन जो हमने आपसे डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ MCQ। और करना क्या है गाइस, आपको आंसर करना है कमेंट में। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।